गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश के अपवर्तन एवं अपवर्तन के नियमों की बात की थी। उसका मैं रफ आइडिया आपको दे देता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ दैनिक जीवन में दिखलाई पड़ने वाली परिघटनाओं की बात करेंगे। तो इन परिघटनाओं को समझने के लिए हमें प्रकाश के अपवर्तन का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, अपवर्तन का एक बेसिक आइडिया मैं आपको फिर से दे देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल दिशा के सापेक्ष या तो अभिलंब की ओर विचलित होती है या अभिलंब से दूर की ओर विचलित हो जाती है। अब अभिलंब की ओर कब विचलित होगी? अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रवेश बिंदु पर, इट मीन्स उस बिंदु पर जिस बिंदु पर वह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, उस बिंदु पर वह अपनी मूल दिशा से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। कब? जब विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है। विरल हम उसको बोल रहे हैं जिसका अपवर्तनांक कम है, सघन हम उसको बोल रहे हैं जिसका अपवर्तनांक अपेक्षाकृत ज़्यादा है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है। जैसे वायु के रेस्पेक्ट में जल माध्यम जो है वो सघन माध्यम है, वायु जो है उसकी तुलना में विरल माध्यम है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसको हम सघन माध्यम बोलते हैं, जिसका अपवर्तनांक कम है उसको हम विरल माध्यम बोलते हैं। तो मैंने कहा, जब विरल से सघन में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर विचलित हो जाती है, जबकि सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है अपनी मूल दिशा के सापेक्ष, अपनी मूल दिशा के सापेक्ष। क्लियर बात? तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए हमें, दूसरी ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम अंतरिक्ष से, आकाश से, ऊपर से पृथ्वी तल की ओर आते हैं, ऊपर से पृथ्वी तल की ओर आते हैं, ऊपर का अभिप्राय यहाँ आकाश की ओर से है। जब हम आकाश की ओर से पृथ्वी तल की ओर आते हैं, किसमें? हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ही हम वायुमंडल बता के चलते हैं, उसके बाद तो निर्वात आ जाता है, उसके बाद तो निर्वात आ जाता है। और निर्वात में प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में ही संचरित होता है, निर्वात में अपवर्तन नहीं होता है। निर्वात में अपवर्तन नहीं होगा क्योंकि निर्वात कोई माध्यम ही नहीं है, निर्वात में तो वायु भी नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश सीधी रेखा में ही संचरित होता है। लेकिन जैसे ही निर्वात से वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, इट मीन्स जैसे ही विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ मुड़ता है, उसका थोड़ा सा अपवर्तन होता है, वो अपनी मूल दिशा के सापेक्ष थोड़ा विचलित होता है। फिर वायुमंडल में भी वो निरंतर अपनी मूल दिशा से मुड़ता चला जाता है। मुड़ता क्यों है? क्योंकि वायुमंडल जो है, मैं यहाँ से यहाँ तक वायुमंडल मान के चल रहा हूँ, पृथ्वी के चारों ओर जो उसका वायुमंडल होता है उसकी बात करके चल रहा हूँ, उसी में ये बता के चल रहा हूँ। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब हम ऊपर की ओर से नीचे की ओर आते हैं, पृथ्वी तल की ओर आते हैं, तो वायु का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। नीचे की वायु का घनत्व ज़्यादा होता है, वायुमंडल में जो ऊपर की वायु है, ऊपरी परतों में वायु का घनत्व कम होता है। तो मैंने क्या कहा, वायुमंडल में हम ऊपर से पृथ्वी तल की ओर जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे वायु का घनत्व बढ़ता जाता है। इट मीन्स वायु सघन होती जाती है, माध्यम की सघनता बढ़ती जाती है, विरलता कम होती जाती है। अब हमने कहा कि सघनता बढ़ती जाएगी, वो सघन होता जाएगा, उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, सघन होता जा रहा है, इट मीन्स उसका अपवर्तनांक जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि नीचे माध्यम सघन हुआ, ऊपर माध्यम विरल हुआ। क्लियर बात? नीचे के माध्यम की तुलना में ऊपरी माध्यम विरल हुआ। अब देखिए, वायुमंडल कोई एक वायुमंडलीय परत से तो मिलकर बना नहीं है, वायुमंडल में वायु की अनगिनत परतें हैं, अनंत परतें हैं। तो वायुमंडल की कोई नीचे की परत, जैसे मान लीजिए दो परतें में लेके चल रहा हूँ, एक परत ही है और एक परत ही है, तो वायुमंडल की कोई परत अपने से ऊपरी परत की तुलना में, अपने से ऊपरी परत की तुलना में सघन होती है। देखिए, हमने कहा है नीचे सघन, ऊपर विरल। तो कहीं भी आप वायुमंडल की परतें ले लीजिए, जैसे मैंने ये 3 परतें ले ली है तो 4 ले लीजिए, तो ये वाली जो परत है ये सघन है इस वाली परत की तुलना में तो, लेकिन ये वाली जो परत है वो इस वाली परत की तुलना में विरल है। इट मीन्स ये ज़्यादा सघन है और ये उसकी तुलना में विरल है। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये सघन है, ये विरल है। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये, इसके लिए तो हमने इसको सघन बोला है, लेकिन इसके लिए हम इसको विरल बोलेंगे। इट मीन्स वायुमंडल की कोई परत अपने से ऊपरी परत की तुलना में सघन मानी जा सकती है। क्लियर बात?
तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित दैनिक जीवन में परिलक्षित होने वाली कुछ घटनाएँ हैं। तो इसमें हम पहली घटना की बात कर रहे हैं, आकाशीय पिंडों का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखलाई पड़ना। जैसे मान लीजिए आकाश में ये कोई तारा है जिसको मैंने टी से डिनोट किया है, टी इसका नाम दिया है। ये तारा वास्तव में आकाश में यहाँ है मान लीजिए, लेकिन जब हम पृथ्वी से, ये अर्थ है, अर्थ पर यहाँ हम हैं, कोई दृष्टा है, कोई ऑब्जर्वर है, कोई प्रेक्षक है। तो प्रेक्षक जब इस तारे को देखता है तो ये तारा वास्तव में जहाँ है वहाँ दिखलाई नहीं पड़ता, उससे कुछ ऊपर की स्थिति पर दिखलाई पड़ता है। टी स्थिति पर तारा वास्तव में है, लेकिन वो टी स्थिति पर दिखलाई न पड़ के टी देश स्थिति पर पृथ्वी पर खड़े इस प्रेक्षक को दिखलाई पड़ेगा। इट मीन्स कुछ ऊंचाई पर, देखिए यहाँ है, दिखलाई यहाँ पड़ रहा है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाशीय पिंड, ये तो मैंने तारा बोला है, ऐसे कोई भी आकाशीय पिंड जो है अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखलाई पड़ता है। सूर्य भी ऐसे ही ऊपर उठा हुआ दिखलाई पड़ता है। सेकंड जो परिघटना है उसमें हम बात करेंगे कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखलाई पड़ता है अपनी वास्तविक स्थिति से। और सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे। फर्स्ट में देखिए, तो मैंने कहा कोई आकाशीय पिंड अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखलाई पड़ता है हमें, वास्तव में वो यहाँ है लेकिन दिखलाई हमें यहाँ पड़ेगा। इट मीन्स आकाश में आकाशीय पिंड आपको जहाँ दिखलाई पड़ रहे हैं अभी वर्तमान में, उससे वो थोड़ा नीचे होते हैं। वास्तव में दिखलाई थोड़ा ऊपर पड़ते हैं, होते थोड़ा नीचे हैं। देखिए बताया भी है मैंने, वास्तविक स्थिति और ये आभासी स्थिति। यहाँ होने का आभास होता है जबकि है वास्तव में यहाँ। अब ये कैसे आभास होता है यहाँ होने का, यहाँ वाले तारे का, तो हम देखते हैं। देखिए ये मैंने पृथ्वी बनाई है, गोलीय आकृति की होती है पृथ्वी। पृथ्वी के पृष्ठ पर मैंने ये कोई ऑब्जर्वर, कोई प्रेक्षक, कोई दृष्टा प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हैं हम और हम तारे को देखेंगे, तारे को देख रहे हैं। तो देखिए तारे से जो प्रकाश किरण दृष्टा तक पहुँच रही है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक प्रकाश किरण हमने ली है, ये कोई प्रकाश किरण लीजिए तारे से निकल कर आ रही है पृथ्वी की ओर। तो तारे से निकलकर पृथ्वी की ओर जो प्रकाश किरण आएगी वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो सीधी चलेगी, क्योंकि तारे से लेकर वायुमंडल की ऊपरी परत, ये सबसे ऊपरी परत बताइए मैंने वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के ऊपर फिर निर्वात आ जाता है। निर्वात है वहाँ, इट मीन्स वहाँ वायु भी नहीं है, वायु भी नहीं है, वायु भी अनुपस्थित है। तो वो निर्वात में प्रकाश जो है वो सीधा ही चलता है, हमें पता है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रकाश किरण सीधी चलेगी। लेकिन अब जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी, तो अभी हमने बताया था कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं पृथ्वी की ओर, वायुमंडल में जैसे जैसे हम पृथ्वी की ओर नीचे आते हैं वैसे वैसे वायु माध्यम जो है वो सघन होता जाता है, उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, सघन होता जाएगा और उसका अपवर्तनांक, सॉरी यहाँ घटेगा नहीं, हमने घटा हुआ बता दिया है, इसको आपको बढ़ा हुआ बता के चल रहा है। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वायु सघन होती जाएगी। इट मीन्स नीचे आने पर, नीचे की ओर आने पर उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर आने पर अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा। लेकिन हम पृथ्वी तल से वायुमंडल की ऊपरी परत की ओर जाते हैं तो अपवर्तनांक घटता जाएगा। क्लियर बात। तो हो सकता है मैंने नीचे से ऊपर जाने के लिए लिख रखा था वो पहले, लेकिन हम ऊपर से नीचे आने की बात कर रहे हैं, प्रकाश किरण के ऊपर से नीचे आने की बात कर रहे हैं, वायुमंडल की ऊपरी परत से पृथ्वी तल की ओर आने की बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लिख लीजिए आप कि ऊपर से नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वायु का घनत्व बढ़ता जाएगा। इट मीन्स वायु सघन होती जाएगी और हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा बताते हैं। क्लियर बात। अभी मैंने इसकी अलग से बात भी की थी। तो जैसे ही निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करेगी ये प्रकाश की किरण, निर्वात के लिए हम अपवर्तनांक 1 बता के चलते हैं, जबकि वायु के लिए अपवर्तनांक 1.00029 के अप्रोक्स बता के चलते हैं। इट मीन्स वायु का अपवर्तनांक निर्वात के अपवर्तनांक की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। इट मीन्स वायु निर्वात की तुलना में सघन माध्यम हुआ। कौन सा माध्यम हुआ? सघन माध्यम हुआ। तो जैसे ही निर्वात से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, इट मीन्स विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अब देखिए अभिलंब में दूसरे डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ डायग्राम में काटा पीटी नहीं हो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा यहाँ प्रदर्शित किया नहीं है। इस डायग्राम में देख लीजिए आप, ये रफ में डायग्राम मैंने बनाया है।
ये तारा था, तारे से ये प्रकाश किरण यहाँ तक सीधी आई क्योंकि निर्वात है। फिर जैसे ये पृथ्वी के वायुमंडल में इस बिंदु पर प्रविष्ट होगी तो देखिए मुझे यहाँ विलंब खींचना होगा, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है, निर्वात से वायु में जा रही है, तो यह विलंब की ओर विचलित होगी अपनी मूल दिशा के सापेक्ष। तो इसकी मूल दिशा तो मैंने ये बना के बताई है, मूल दिशा तो ये बना के बताइए, लेकिन मूल दिशा में नहीं जाएगा, मूल दिशा के सापेक्ष अभिलंब की ओर विचलित होगा। तो मुझे इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना होगा। तो ये गोलीय परत है वायुमंडल की, पृथ्वी गोलीय है, तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल जो है उसको भी मैंने कई गोलीय परतों के रूप में प्रदर्शित किया है। ऐसी अनंत गोलीय परतें होगी, जो मैंने यहाँ 2 प्रदर्शित की है केवल। आपको इस डायग्राम में मैंने 3 गोलीय वायुमंडलीय परतें प्रदर्शित की है। ऐसी अनंत वायुमंडलीय परतें होगी पृथ्वी के वायुमंडल में, और वो भी किस शेप में होगी, गोलीय शेप में होगी। पृथ्वी के चारों ओर गोलीय शेप में विभिन्न वायुमंडलीय परतें हम मान सकते हैं। पृथ्वी गोलीय है, इसलिए पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न वायुमंडलीय परतें भी गोलीय मान सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए इस आपतन बिंदु पर ये गोला समझिए, गोले के परस्पर ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु को अगर हम इस गोले के सेंटर से मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, गोले की रेडियस हो जाएगी। जितना हम जानते हैं कि गोले की त्रिज्या गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर अभिलंब का काम करती है, तो यही अभिलंब हो गया यहाँ। तो देखिए मूल दिशा ये थी, आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा ये थी, लेकिन यहाँ तक तो प्रकाश सीधा आएगा, लेकिन अब आगे अपनी मूल दिशा में सीधा आगे नहीं जाएगा, मूल दिशा के सापेक्ष अभिलंब की ओर विचलित होगा। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको विचलित कर दिया, यूँ मोड़ दिया है, अभिलंब की ओर थोड़ा विचलित कर दिया। हालांकि मैंने काफ़ी कम विचलित करके यहाँ प्रदर्शित किया है, क्योंकि बहुत ही कम विचलन होगा। क्यों? क्योंकि निर्वात से थोड़ा ही ज़्यादा अपवर्तनांक है वायु का। निर्वात का है 1, वायु का भी अप्रोक्स 1 ही है, 1 से थोड़ा ही ज़्यादा है, 1.00029 है, इसलिए थोड़ा सा विचलन होगा। लेकिन विभिन्न वायुमंडलीय परतों से, अनगिनत वायुमंडलीय परतों से, यहाँ से यहाँ के बीच में अनगिनत वायुमंडलीय परतें हैं, तो हर परत पर प्रकाश किरण जो है वो विरल से सघन में प्रवेश करेगी। क्योंकि अभी मैंने बताया था, इस डायग्राम में आपको बताया था कि वायुमंडल की किसी ऊपरी परत के सापेक्ष नीचे वाली परत को हम सघन मान सकते हैं। ये विरल, ये सघन, इन दोनों की बात करें तो ये विरल, ये सघन, इन दोनों की बात करें तो ये विरल, ये सघन। क्लियर बात? तो वायुमंडल की कोई परत अपने से ठीक ऊपर वाली परत की तुलना में सघन मानी जा सकती है। तो जैसे जैसे प्रकाश ऊपर से नीचे आएगा, पृथ्वी तल की ओर आएगा, वैसे वैसे वह हर परत पर किधर से किधर प्रवेश करेगा, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। तो हर परत पर वह थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ता जाएगा। देखिए धीरे धीरे अभिलंब की ओर मुड़ता जाएगा और अंततः दृष्टा तक पहुँचेगा इस तरीके से मुड़ कर। अगर ये सीधा जाता तो इस तरीके से जाता, लेकिन ये यहाँ से वायुमंडल में प्रवेश करते ही अभिलंब की ओर विचलित होने लगा, और हर गोलीय वायुमंडलीय परत पर ये अभिलंब की ओर थोड़ा विचलित होता चला जाएगा। तो ये विचलन मैंने यहाँ थोड़ा दिखाया है, इसी वायुमंडलीय परत से नहीं दिखाया, इससे ठीक नीचे वाली वायुमंडलीय परत पर भी होगा, फिर उससे ठीक नीचे वाली वायुमंडलीय परत पर भी होगा, उससे ठीक नीचे वाली वायुमंडलीय परत पर भी होगा। तो इस तरीके से उत्तरोत्तर अपवर्तनों द्वारा, बारी बारी से हुए अपवर्तनों के कारण इसका पथ जो है वो इस तरीके से हो जाएगा और वो दृष्टा की आंख तक यहाँ पहुँचेगा। क्लियर बात? तो दृष्टा को ये प्रकाश कहाँ से आता हुआ लगेगा, ये वाली जो प्रकाश किरण जो मुड़कर दृष्टा तक पहुँची है वो सीधा पीछे से आती हुई लगेगी, सीधा पीछे से आती हुई लगेगी। इट मीन्स दृष्टा को ये जो प्रकाश किरण है वो यहाँ से आती हुई न लगकर दृष्टा को सीधा पीछे से आती हुई लगेगी, सरल रेखीय संचरण के कारण। क्योंकि प्रकाश का संचरण दृष्टा कैसा समझेगा, सरल रेखीय संचरण। तो सरल रेखीय संचरण के कारण सीधा पीछे से इस वाली दिशा, यहाँ स्पर्शरेखा हम खींच दें तो सीधा इस स्पर्शरेखा की दिशा की ओर से आता हुआ प्रतीत होगा दृष्टा को प्रकाश। तो तारा वास्तव में यहाँ है, आकाशीय पिंड वास्तव में यहाँ है, लेकिन वो प्रतीत कहाँ होगा, यहाँ पर। जो प्रकाश किरण ये यहाँ से जा रही थी वो वास्तव में यहाँ से आती हुई लगेगी दृष्टा को। तो तारा उसको यहाँ दिखलाई न पड़ के यहाँ दिखलाई पड़ेगा, तो है वास्तव में यहाँ, दिखलाई वास्तव में यहाँ पड़ेगा। इट मीन्स अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखलाई पड़ते हैं आकाशीय पिंड हमें आकाश में, अंतरिक्ष में। क्लियर बात? किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन किसको बोल रहे हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों से इस प्रकाश किरण का जो अपवर्तन हो रहा है उसी को वायुमंडलीय अपवर्तन बोल रहे हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाशीय पिंड
जहाँ हमें दिखलाई पड़ रहे हैं अभी वहाँ नहीं है, वास्तव में उससे थोड़ा नीचे है, या यूँ बोल लीजिए जहाँ है वहाँ दिखलाई नहीं पड़ते, उससे थोड़ा ऊपर दिखलाई पड़ते हैं। क्लियर है बात। तो यही था हमारा टॉपिक, आकाशीय पिंडों का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखलाई पड़ना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाशीय पिंड अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखलाई पड़ते हैं। क्लियर है बात। अब इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से लिंक्ड पॉइंट है सेकंड वाला, सेकंड जो परिघटना है वो भी इसी से लिंक्ड है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे जो हमने यहाँ बताया है। देखिए सेकंड परिघटना जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें दिखलाई पड़ती है उसकी हम बात कर रहे हैं। सूर्योदय के 2 मिनट पहले से, वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले से लेकर वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक हमें दिखलाई पड़ता रहता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इट मीन्स 2 मिनट पहले से लेकर, वो उगने के 2 मिनट पहले से लेकर अस्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखलाई पड़ता रहता है। किसे? हमें। इट मीन्स पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक को सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले से लेकर सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखलाई पड़ता रहता है। अब यहाँ जो मैं सूर्योदय बोल रहा हूँ, सूर्यास्त बोल रहा हूँ, वो वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक सूर्यास्त की बात कर रहा हूँ। देखिए वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक सूर्यास्त से मतलब क्या है? ये देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को स्पर्श करते हुए ये मैंने एक सीधी रेखा खींच दी है पृथ्वी के तल के समांतर, इसको हम बोलते हैं क्षितिज। क्या बोल रहे हैं? क्षितिज। क्षितिज हम उस जगह को मान सकते हैं जहाँ पर सुबह सूरज हमें उगता हुआ दिखता है और शाम को हमें अस्त होता हुआ दिखता है। तो क्षितिज से ठीक नीचे चला जाएगा। देखिए ये क्षितिज रेखा समझिए आप, क्षितिज से ठीक नीचे जब चला जाएगा सूर्य, देखिए ठीक नीचे चला गया, उस समय वो हमें दिखना बंद हो जाएगा, तो इसको हम बोल रहे हैं वास्तविक सूर्यास्त। लेकिन क्षितिज से जब ठीक ऊपर आने लगेगा, देखिए शाम के समय तो हम बोलेंगे कि क्षितिज से नीचे। हालांकि सूरज की गति नहीं होती, गति पृथ्वी की होती है, लेकिन प्रतीत हमें किसकी हो रही है? सूरज की गति प्रतीत होती है। हमें लगता है कि सुबह सूरज उगता है और दोपहर को सर पर आ जाता है और शाम के टाइम पर वो पश्चिम दिशा में क्षितिज पर जाकर छुप जाता है। क्लियर बात। तो मैं यहाँ सूरज की गति की फॉर्म में बात करके चल रहा हूँ। इसका मतलब आप ये ना समझें कि सूरज गति कर रहा है, गति तो पृथ्वी ही करती है सूरज के चारों ओर। सूरज को हम स्थिर मान के चलेंगे, लेकिन पृथ्वी की गति के कारण हमें आभास ऐसा होता है जैसे सूर्य की गति हो रही है। तो उसी लैंग्वेज की फॉर्म में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो देखिए शाम के समय जब सूरज इस क्षितिज रेखा के ठीक नीचे चला जाएगा, देखिए ठीक नीचे गया है, उस समय में सूरज दिखना बंद हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वास्तविक सूर्यास्त। सुबह के टाइम पर जब सूरज इस क्षितिज रेखा से ठीक ऊपर आने वाली स्थिति में होगा, देखिए अब थोड़ा सा भी ऊपर आ गया तो वो दिखने लगेगा हमें, थोड़ा सा भी ऊपर आ गया तो ये वो स्थिति है जब जो वास्तविक सूर्यास्त के समय है या वास्तविक सूर्योदय के समय है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आ गया सूरज, सुबह के टाइम पर था, सूर्योदय में दिखेगा, और इससे थोड़ा सा नीचे चला गया, देखिए ये अभी सूर्यास्त की स्थिति ही है, सूर्यास्त हो चुका है, वास्तविक सूर्यास्त हो चुका है, क्योंकि इस लाइन से ठीक नीचे चला गया और क्षितिज से नीचे गया हुआ सूर्य हमें दिखता नहीं है, तो इसी को मैं बोल रहा हूँ वास्तविक सूर्यास्त। और सुबह के टाइम पर जब ये अब ऊपर आने की स्थिति में है तो उसको मैं बोलूँगा वास्तविक सूर्योदय। क्लियर बात। तो वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक सूर्यास्त से अभिप्राय यह है क्षितिज से ठीक नीचे की स्थिति, क्षितिज को टच करती हुई स्थिति जिसमें वो दिखना अब बंद हो गया है। सूर्यास्त के बाद वो दिखना बंद हुआ है अभी, और सूर्योदय के टाइम पर वो अब दिखना चालू होने वाला है, वो स्थिति है वास्तविक सूर्योदय एवं वास्तविक सूर्यास्त की स्थिति। तो देखिए ये एक क्षितिज रेखा मैंने खींची है यहाँ पर, ये वायुमंडल की परतें मैंने प्रदर्शित की थी, ये ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, ये अर्थ मैंने बताई रखी है। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। सूर्य की वास्तविक स्थिति मैंने क्षितिज से नीचे बता रखी है। देखिए वास्तविक स्थिति क्षितिज के नीचे, यहाँ आभासी स्थिति ऊपर उठी हुई,
सूरज यहाँ है वास्तव में, मान लीजिए सूरज यहाँ है, सूर्योदय के समय की बात कर लेते हैं हम, सूर्योदय के समय सूरज यहाँ है मान लीजिए, तो क्षितिज से नीचे है, तो अभी हमें सूरज दिखलाई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि क्षितिज से नीचे होगा सूर्य, तो वो हमें दिखलाई नहीं पड़ेगा। लेकिन सूर्य है वास्तव में यहाँ, लेकिन अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी कि आकाशीय पिंड अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं और कुछ ऊपर दिखलाई पड़ते हैं पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक को। तो सूर्य वास्तव में है यहाँ क्षितिज से नीचे, इट मीन्स अभी वास्तविक सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रेक्षक को सूर्य से आने वाली ये जो प्रकाश किरण है वो इस ओर से आती हुई न लगकर सीधा पीछे इस ओर से आती हुई लगती है, तो सूर्य वास्तव में उसको यहाँ न दिखलाई पड़ के यहाँ दिखलाई पड़ता है यहाँ पर, इट मीन्स क्षितिज से नीचे है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन दिखलाई उसको यहाँ पड़ता है, तो उसकी नज़र में तो सूर्योदय हो गया है। वैसे हम वास्तव में बात करें तो क्षितिज से नीचे है सूर्य, वास्तविक स्थिति क्षितिज से नीचे है, तो वास्तव में तो वास्तविक सूर्योदय तो नहीं हुआ है, लेकिन दृष्टा को तो ये सूर्य क्षितिज से ऊपर दिखलाई पड़ेगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो प्रेक्षक की नज़र में तो सूर्योदय हो चुका है, प्रेक्षक की नज़र में सूर्योदय हो चुका है, लेकिन अभी वास्तव में सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन उसको सूर्योदय का आभास होने लगा है। सूरज यहाँ है, दिखलाई यहाँ पड़ने लगा है, इट मीन्स क्षितिज से नीचे है, दिखलाई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्षितिज से नीचे जब सूर्य होता है तो दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसको क्षितिज से ऊपर दिखलाई पड़ रहा है। इस सूर्य की वास्तविक स्थिति वायुमंडलीय आभासी स्थिति वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर दिखलाई पड़ने लगती है। क्लियर है बात। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही, जो कि फर्स्ट पॉइंट पर हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया भी है कि आकाशीय पिंड सूर्य से जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो वो विरल से सघन में जा रही है, और हमने बताया था कि हम वायुमंडल की ऊपरी परत से पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं तो निरंतर किस ओर से किस ओर बढ़ते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ते हैं। तो विरल से सघन में जब ये प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो ये हर वायुमंडलीय परत पर अभिलंब की ओर विचलित होते 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 इस तरीके से दृष्टा तक पहुँचेगी, इस तरीके से दृष्टा तक पहुँचेगी। यहाँ से यहाँ तक इसका पता आप सीधा समझ सकते हैं निर्वात में। फिर यहाँ से वायुमंडल स्टार्ट हो गया है, वायुमंडल में प्रवेश के पश्चात वो सीधी रेखा पर संचरित नहीं होगी, वो निरंतर वायुमंडलीय परत के अभिलंब की ओर विचलित होती जाएगी हर वायुमंडलीय परत पर, हर वायुमंडलीय परत पर। डिटेल में मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात की है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो अब ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश किरण दृष्टा तक इस तरीके से पहुँची है मुड़कर, लेकिन इस दृष्टा को, इस प्रेक्षक को तो ये प्रकाश किरण सीधा पीछे से आती हुई लगेगी, यहाँ की स्पर्श रेखीय दिशा की ओर से आती हुई लगेगी। क्लियर है बात। ये जो किरण पहुँची है तो दृष्टा तक यूँ पहुँची है, तो इसको ये वाली किरण जो यहाँ तक आई है वो सीधा पीछे से इस स्थिति से आती हुई लगेगी। तो सूरज जो वास्तव में यहाँ है, दृष्टा को यहाँ प्रतीत होगा, यहाँ दिखलाई पड़ेगा। क्षितिज से नीचे है लेकिन क्षितिज से ऊपर दिखलाई पड़ेगा। इट मीन्स अभी वास्तव में सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन सूर्योदय उसको हुआ दिखलाई पड़ेगा। उसको तो सूरज दिखलाई पड़ जाएगा, जबकि सूरज क्षितिज से नीचे होने पर दिखलाई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखलाई पड़ने लगा है। क्लियर बात। अगर ये पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो सूरज यहाँ है तो वो दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूरज यहाँ है तो भी उसको दिखलाई पड़ रहा है। इट मीन्स सूर्योदय नहीं हुआ है वास्तव में, लेकिन सूर्योदय उसको होने का आभास हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये कोणीय अंतराल है, इसको ये लगभग आधे डिग्री का होता है। कितना होता है? लगभग आधे डिग्री का होता है। और ये इस आधे डिग्री के संगत समय अंतराल होता है लगभग 2 मिनट। तो 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है, 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। ऐसे ही सूर्यास्त के टाइम पर जब सूरज मान लीजिए क्षितिज से नीचे चला गया है, क्षितिज से नीचे चला गया है तो सूर्यास्त हो चुका है। अब सूर्यास्त हो चुका है तो यहाँ वाला सूरज दिखना नहीं चाहिए शाम के टाइम पर, क्षितिज से नीचे गया हुआ सूरज दिखना नहीं चाहिए। अभी तो मैंने सूर्योदय में तो इसके ऊपर आने की बात कर रहा था मैं, ये यूँ आएगा, लेकिन सूर्यास्त के समय में इसके नीचे जाने की बात करूँगा। सूरज नीचे जा चुका है, क्षितिज से नीचे छुप चुका है, तो दृष्टा को वास्तव में दिखना नहीं चाहिए। लेकिन अभी हमने बताया कि क्षितिज से नीचे भी सूरज है तो भी दृष्टा को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऊपर ही उठा हुआ दिखलाई पड़ेगा। तो सूर्यास्त के समय जब सूरज क्षितिज से नीचे है तो भी क्षितिज से ऊपर दिखलाई पड़ जाता है। इट मीन्स दृष्टा की नज़र में अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, जबकि वास्तव में सूर्यास्त हो चुका है, क्योंकि क्षितिज से नीचे सूरज जा चुका है वास्तव में। क्लियर है बात। सूर्योदय के समय
सूरज अभी उगा नहीं है, इट मीन्स वो क्षितिज से नीचे है, लेकिन फिर भी दृष्टा को उगा हुआ दिखेगा, क्योंकि दृष्टा को यहाँ न दिखकर वो तो यहाँ दिखेगा, क्षितिज से ऊपर दिखेगा। तो क्षितिज से ऊपर दिखेगा तो उसकी नज़र में तो सूर्योदय हो चुका है, लेकिन वास्तव में है वो क्षितिज से नीचे, इट मीन्स वास्तव में अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। तो ये मैंने बताया, ये कोण है लगभग आधा डिग्री, और इस कोण के संगत समय जो है वो लगभग 2 मिनट। तो सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दृष्टा को दिखलाई पड़ता रहता है। अब जब ये सूर्यास्त के समय ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो देखिए जैसे जैसे सूरज नीचे जाएगा, इसकी ये जो आभासी स्थिति है वो भी थोड़ी नीचे आती जाएगी। सूरज नीचे जाता जाएगा क्षितिज से, तो ये स्थिति नीचे आती जाएगी, और अंततः सूरज जब यहाँ इस क्षितिज के नीचे चला जाएगा, इसकी आभासी स्थिति जब क्षितिज से नीचे चली जाएगी, तब उसको सूर्यास्त होगा इसकी नज़र में, तब सूर्यास्त होगा। क्लियर बात, जबकि सूरज तो अभी इतना नीचे जा चुका है क्षितिज से। मैं फिर से बता के चल रहा हूँ, यहाँ सूरज की गति की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गति वास्तव में पृथ्वी की ही होगी, लेकिन प्रेक्षक को गति किसकी प्रतीत होगी, सूरज की ही गति प्रतीत होगी। तो उसी फॉर्म में मैंने यहाँ बात की है। वास्तव में सूरज स्थिर होता है, उसके सापेक्ष गति किसकी होती है, पृथ्वी की होती है। क्लियर बात। तो यही बात मैंने यहाँ लिख रखी है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय के कुछ समय पहले से लेकर वास्तविक सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखलाई पड़ना, तो ये भी किसके कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था हमने, फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि आकाशीय पिंडों का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखलाई पड़ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को तो हमने यहाँ काम में लिया है। सूर्य भी तो एक आकाशीय पिंड ही है, और हमने यहाँ भी तो यही बोला है कि सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखलाई पड़ता है। सूर्योदय के समय जब वो क्षितिज से नीचे है तब भी वो क्षितिज से ऊपर दिखलाई पड़ जाता है, और सूर्यास्त के समय जब वो क्षितिज से नीचे चला गया तब भी वो क्षितिज से ऊपर दिखलाई पड़ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो हमने बात बोली है वही बात है यहाँ। फर्स्ट पॉइंट में बोला है कोई आकाशीय पिंड अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दृष्टा को दिखलाई पड़ता है, तो यही तो बात बोल रहे हैं हम। क्षितिज से नीचे स्थिति है सूरज की, तो भी दृष्टा को क्षितिज से ऊपर ही दिखलाई पड़ेगा, सूर्योदय के समय भी और सूर्यास्त के समय भी। क्लियर बात। और कब ये दिखलाई पड़ना बंद हो जाएगा, दिखलाई पड़ना तब बंद होगा जब इसकी आभासी स्थिति, इसकी जो आभासी स्थिति है वो क्षितिज रेखा के ठीक नीचे जाएगी। अभी मैंने यहाँ बताया भी था आपको, ये क्षितिज रेखा के ठीक नीचे वास्तविक सूर्य नहीं, आभासी सूर्य जो है, सूर्य की जो इमेज दिखाई दे रही है दृष्टा को, वो इमेज जब क्षितिज से नीचे जाएगी तब उसको दिखना बंद होगा। और जब सूरज यहाँ चला जाएगा क्षितिज से ठीक नीचे, तब दिखना बंद हो जाएगा। तब वास्तव में सूर्य तो बहुत नीचे जा चुका है, लगभग आधा डिग्री नीचे जा चुका है यहाँ से, और उसके संगत समय मैंने कितना बताया, लगभग 2 मिनट का बताया। इसीलिए 2 मिनट सुबह के टाइम पर और 2 मिनट शाम के टाइम पर, 2 मिनट शाम के टाइम पर, ये वो अतिरिक्त समय है जिसमें सूरज उसको दिखलाई पड़ता रहता है। हालांकि वास्तव में दिखलाई नहीं पड़ना चाहिए था अगर वायुमंडलीय अपवर्तन न होता तो हमने यहाँ बताया भी है, दिन की जो लंबाई है वो लगभग 4 गुना ज़्यादा हमें बड़ी प्रतीत होती है। इस प्रकार दिन लगभग 4 मिनट अधिक बड़ा प्रतीत होता है। 2 मिनट सुबह के टाइम और 2 मिनट शाम के टाइम, 2 मिनट सूर्योदय के समय और 2 मिनट सूर्यास्त के समय। क्लियर है बात। ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी है। तो फर्स्ट परिघटना और सेकंड परिघटना जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड परिघटनाएं हैं। एक समझ में आ गई तो दूसरा समझ में आ जाएगा। क्लियर बात। इन परिघटनाओं को समझाने के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया है, एक तो ये कि वायुमंडल की ऊपरी परत से जैसे जैसे हम पृथ्वी तल की ओर आते हैं वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होता, वायु का घनत्व बढ़ता जाता है। वायु का घनत्व बढ़ता जाता है, इट मीन्स अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। अपवर्तनांक बढ़ते जाने का मतलब हो गया वायुमंडल की कोई ऊपरी परत जो है वो विरल है और उसके ठीक नीचे वाली परत उसकी तुलना में सघन है। ये हर वायुमंडलीय परत के लिए हम लागू कर सकते हैं। अभी मैंने बताया तो सूरज से आने वाली प्रकाश किरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो उसका उत्तरोत्तर अपवर्तन होगा। उत्तरोत्तर अपवर्तन मतलब बार बार अपवर्तन होता रहेगा हर वायुमंडलीय परत पर, क्योंकि हर वायुमंडलीय परत पर वो विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो हर वायुमंडलीय परत पर वो अभिलंब की ओर विचलित होती चली जाएगी। तो हर जगह उसका
अपवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ प्रवेश के समय ही अपवर्तन होगा, वो हर जगह विचलित होती जाएगी। इसीलिए वायुमंडल में उसका पथ जो है वो सीधा नहीं होगा कभी कहीं भी, वो यूँ वक्र के रूप में, यूँ घुमावदार पथ के रूप में यहाँ पर आएगी और दृष्टा को यहाँ से सीधा पीछे से आती हुई लगेगी। क्लियर है बात। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने अपवर्तन पर आधारित 2 परिघटनाओं की बात की है। आकाशीय पिंडों का अपनी वास्तविक तस्वीरें ऊपर उठा हुआ दिखलाई पड़ना, और वही बात तो यहाँ यूज में ली है, लेकिन अलग नाम से। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय के कुछ पहले से लेकर वास्तविक सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखलाई पड़ना। कितने समय पहले? लगभग 2 मिनट पहले से लेकर लगभग 2 मिनट बाद तक दिखलाई पड़ते रहना। क्लियर बात। इस वीडियो लेक्चर में अब ये 2 ही परिघटनाएं कवर हो पाएगी। थर्ड परिघटना जो है, थर्ड परिघटना की हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थर्ड परिघटना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। जल से भरे किसी टैंक के पेंदे में पड़ी किसी वस्तु का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठे हुए दिखलाई पड़ना है। वास्तव में यहाँ पेंदे पर, लेकिन वो दिखलाई पड़ती है पेंदे से कुछ ऊपर, पेंदे से कुछ ऊपर। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर है। थैंक यू।